ओके हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। जैसे कि आपको पता है हर रोज हम यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक नए स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं जिनका नाम है मोहित। मोहित, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। ओके मोहित, तो थोड़ा सा व्यूवर्स को बताइए आपने कौन सी एग्जाम क्वालिफाई की है और आपकी रैंक क्या है। सर मैंने अभी जो CSIR नेट का एग्जाम हुआ था दिसंबर सेशन का फरवरी में, उसमें मैंने CSIR नेट JRF क्वालिफाई करा है विद AIR 101। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल आईएफएस टीम। तो थोड़ा सा थैंक यू सो बताइए मच कि सर। सीएसआर के बारे में कैसे पता चला। सीएसआर नेट एग्जाम होती है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है, कब पता चला और किन से पता चला आपको। ओके, तो सर ये बात है जब मैं अपने बैचलर्स कंप्लीट कर रहा था, अपने फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स में था, तब मैंने अपने जो सीनियर्स थे उनको देखा कि मास्टर्स में जब वो जा रहे हैं तो उनका एक बहुत बड़ा जो मोटिव होता था मास्टर्स करने का, खासकर एमएससी इन केमिस्ट्री, वो ये था कि वो टारगेट करते थे फॉर द CSIR नेट। उससे पहले तक तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट आफ्टरवर्ड जैसे मैंने मास्टर्स में एंटर करा तो मुझे पता चला कि CSIR नेट एक पेपर होता है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिससे आपको फेलोशिप मिलती है एंड आप अपनी रिसर्च को ज़्यादा अच्छे प्रोग्रेस से आगे कर सकते हैं। ओके ओके, और जब आपने डिसाइड किया कि अब इस एग्जाम को देना है, तो फिर कहाँ से शुरुआत की आपने? कुछ रेफरेंस बुक शुरुआत की, यूट्यूब से शुरुआत की, और क्या क्या मतलब। बेसिकली जब मेरे को पता चला कि क्या कहते हैं मुझे तैयारी करनी है CSIR नेट की, तो सर उस समय मैंने सबसे पहले सर जो यूट्यूब वीडियोस थी, क्योंकि पहले मुझे इस बारे में पता चलना था कि CSIR नेट आखिर होता क्या है, तो पहले मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और मुझे ये जानकारी मिली और ये समझा कि CSIR नेट पेपर आखिर होता क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं और हमें कैसे-कैसे इस तरीके की प्रिपरेशन करनी है। देन सर उसके बाद करा कुछ ऐसे प्रेशर चैनल्स में जहाँ पर इसका अच्छा मटेरियल मिलता है, जिसमें से वन ऑफ दैट इज़ IFAS। सर उसके बाद जब IFAS से भी मैंने अप्रोच करा तो सर वहाँ पर से मुझे कुछ मटेरियल मिला जिसकी वजह से मैंने अपना थोड़ा-सा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में दिखाया और बिकॉज़ ऑफ हितेश सर ऑल्सो मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन सर उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स के दौरान तो उतना मेरे को टाइम मिलता नहीं था, बट मास्टर्स के आफ्टरवर्ड्स मैंने इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा। ओके ओके, और मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सर मास्टर्स में मेरा स्पेशलाइज़ेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके ओके, और फिर प्रिपरेशन के वक्त आपने कौन सा ऐसा टॉपिक लिस्ट किया था कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों भी सब्जेक्ट पूरी तरीके से पढ़े थे? सर ये बेसिकली जब मैं प्रिपरेशन करना आया तो सर उसमें मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहते हैं हमें पढ़ना तो तीनों पड़ेगा, बट सर मैंने थोड़ा-सा मेजरली इन्वॉल्व उसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल को करा और खासकर सर मैंने फिजिकल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी एंड ऑर्गेनिक को मैंने प्रायोरिटी उसमें रिएजेंट्स एंड जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो थोड़ा-सा मैंने कम करा, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हुआ करते-करते कि इसमें नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। That's why I process to physical and inorganic. ओके ओके, तो फिजिकल के भी सारे टॉपिक्स आपने कवर किए थे, क्वांटम भी किया था, थर्मो भी किया था। ओके। यस सर, एब्सोल्युटली सर, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में मेरा एक बहुत ही क्लियर फंडा मैंने अपने उसमें बताया था कि अगर मैं ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक्स लीव कर रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे इनऑर्गेनिक और फिजिकल का एक भी टॉपिक लीव नहीं करना है और हर एक टॉपिक कवर करके जाना है, बिकॉज हर इवन एक स्मॉल टॉपिक पॉलीमर से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके ओके, और आप फुल्ली डिपेंडेंट नोट्स पे थे या आपने कुछ रेफरेंस बुक वगैरह भी फॉलो किए थे या पढ़े थे? सर ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सर उस समय मैंने नोट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करा। सर बुक्स से पढ़ना उस समय मेरे को उतना बहुत हेल्पफुल नहीं लगा, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी हमें एक लिमिटेड टाइम में, जो कि बहुत कम टाइम था और हमें एक वास्ट कोर्स पढ़ना था, जिसके लिए मैंने नोट्स का सहारा लिया और यूट्यूब वीडियोज़ का सहारा लिया। सर मैं बुक्स में उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया। ओके ओके, और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसके पहले भी आपने दिया था अटेम्प्ट? सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या बात है। तो बहुत अच्छा, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी एग्जाम क्लियर हो गई। तो आपको लगा था अप्रोच के वक्त या एग्जाम से पहले कि अच्छा हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में? क्या था आपका वैसे लीव क्या था? सर मैं सच बताऊँगा, बट मैं बहुत डरा हुआ था सर, अच्छा। और मैं बहुत डरा हुआ था कि क्योंकि इतना लार्ज अमाउंट में बच्चे बैठते थे और हर बार देते थे बच्चे, तो मैं जब प्रिपरेशन में आया था मैं था ऑप्टिमिस्टिक था कि मैं होप सो मैं कर लूँगा, बट जैसे-जैसे प्रिपरेशन करने लगा तो सर एट द एंड तक भी मुझे सिर्फ़ इतना ही होता था और मैं इतना ही प्रे करता था कि प्लीज़ मेरा अगर किसी भी तरह से एलएस क्लियर हो जाए
और मैं मतलब सोचता नहीं था, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं अपना बेस्ट दूँगा, बट मैंने कभी ऐसा नहीं करा कि क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जीआरएफ ही टारगेट करना है, एलएस देखना ही नहीं है। मैं हमेशा सर एलएस टारगेट करता था, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैं जब अपने सराउंडिंग्स में देखता था तो मुझे लगता था कि फर्स्ट सीढ़ी जो है वो एलएस है, अगली सीढ़ी देन जेआरएफ है। बट सर वो ऐसा हुआ पेपर की वज़ह से, और थोड़ा-सा जो लास्ट जो पिन पॉइंट जो टिप्स होते हैं, उस टाइम पर उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, एंड देन जेआरएफ क्लियर हो गया। ओके, ओके, ओके। और एप्टीट्यूड के लिए भी प्रिपेयर किया था अलग से आपने? टाइम दिया था एप्टीट्यूड के लिए? यस सर। सर एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करा था सर, मैं एक्चुअली एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी यूज़ करता था कि मैं जैसे केमिस्ट्री जब पढ़ता था, रिवीजन करता था, तो सर कभी-कभार ऐसा मन करता था कि अब थोड़ा थक चुका हूँ मैं, और देन सर मैं उस टाइम पर एप्टीट्यूड की तरफ को जाता था। रिलैक्स माइंड से करता था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी होते थे तो लिमिटेड-लिमिटेड करता था, लेकिन जितना करता था बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करता था। ओके, ओके, ओके। और थियरी तो चलो पढ़ ली आपने, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या किया आपने? पीवाईक्यूज़ तो सारे किए होंगे, उसके अलावा? बिल्कुल सर। सर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करा, बिकॉज़ सर वो बैकबोन होती हैं। तो मैंने अराउंड 10 इयर्स के 10 टू 15 इयर्स के मैंने सारे गेट, सीएसआईआर नेट एंड टिपर सारे क्वेश्चंस को लगाया, एंड इवन एक बार नहीं, मैंने 2 बार अप्रोच करा उनको, डबल बिल्कुल। बार। देन सर इसके बाद मैं जब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच सही से कर पा रहा हूँ और मेरे आंसर्स भी बन पा रहे हैं, देन मैं टेस्ट सीरीज़ पे गया, और फिर मैंने हल्के-हल्के टेस्ट सीरीज़ में यूनिट टेस्ट से लेकर माइनर टेस्ट एंड देन मेजर टेस्ट दिए। ओके, ओके। और एक दिन का मतलब आपका शेड्यूल कैसा होता था? कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई के लिए? सर अगर मैं कहूँ तो एक दिन में मैं जब लास्ट के 2 मंथ बचते थे सर, उस टाइम पर मैं कोशिश करता था कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम डिनोट कर पाऊँ। बट सर मैं ये भी ध्यान रहता था कि उसके साथ-साथ मेरी जो स्लीप है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था कि एक हेल्दी माइंड में ही आपके एक अच्छी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल। सर उसके लिए मैं बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करता था अपने शेड्यूल को, ऑर्गेनिक, फिज़िकल एंड इनॉर्गेनिक। ओके। जब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो सर उस समय मैं इनॉर्गेनिक पढ़ता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती थी जो याद करनी होती थी। जब मेरे को ऐसा लगता था कि दिन का टाइम होता था और थोड़ा-सा लेज़ी फ़ील होता था और ऐसा लगता था कि अच्छा मुझे थोड़ा-सा आराम करना चाहिए, उस समय मैं फिज़िकली क्वेश्चन लगाता था, क्योंकि जब-जब मैं क्वेश्चन लगाता था, एक बार भी अगर मेरा उसमें से क्वेश्चन्स में आंसर सही आने लग जाते, तो सर मेरे को एक मोटिवेशन मिलता था, जो कि मैं और उन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करूँ। तो सर वो मेरा दिन का पार्ट था, और शाम का जो फ़ेज़ था सर, उस वाले फ़ेज़ में मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन्स ट्राई करता था। तो उस फेज़ में हम लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, अब हम थोड़ा-सा दिन का हमारा इतना हो चुका है, तो लेट्स सी फॉर वन मोर, एंड वो लास्ट करके वो वाला भी हो जाता था। ओके, ओके। और प्रिपरेशन के दौरान एक वक़्त तो ऐसा आया होगा कि बीच-बीच में कहीं न कहीं डिमोटिवेट सा फ़ील हो रहा है, या मान लो कोई मॉक टेस्ट दे दी, तो मार्क्स नहीं आए, तो होता है डिमोटिवेट फ़ील। तो उस समय क्या करते थे आप? बिल्कुल सर, ये होता है, हर स्टूडेंट के साथ ये बिल्कुल। फ़ेज़ आता है, मेरे साथ भी ये फ़ेज़ आता था, और सर क्या कहते हैं, मैं डिमोटिवेट होता था, बिकॉज़ कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, इस चैप्टर में बहुत अच्छे हैं, बट फिर आप जब मार्क्स देखते थे तो आप बहुत ही डिमोटिवेट होते थे, बिल्कुल। मुझसे नहीं बन पा रहा है, मुझसे नहीं आ रहा। तो सर मैंने जब मैंने अपनी सबसे पहली मैंने अपनी फैमिली से बात करता था इस बारे में कि मेरे जो थे मार्क्स थोड़े से कम आए, तो मेरी फैमिली हमेशा मेरी सपोर्टिव रही। वो कहते थे कि तुम कर लोगे, अभी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगेन जब तुम करोगे तो तुमसे हो पाएँगे। तो थोड़ा-सा फैमिली सपोर्ट मिलता था। सर जो मेरे फ्रेंड्स मेरे सराउंडिंग में थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इस चीज़ से डील अप करने में। वो मेरे को बताते थे कि किन-किन माइनर से पॉइंट्स से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और उनको मैं कैसे रिकवर और सही अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो सर उस चीज़ में मैंने थोड़ा-सा अपना सोचा, और उस चीज़ पे मैंने वर्कआउट करा, और सर लास्टली मैंने क्या करा, जब अगर जैसे लास्ट टाइम था जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था सर, उस समय मैंने एक बहुत ही सिंपल फंडा निकाला था कि मैं मॉर्निंग पे थोड़ा-सा टाइम अपना मेडिटेशन को देता था, जिस वज़ह से मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काम रहता था। ओके, ओके, चलो बहुत अच्छा। और एग्ज़ाम के दिन माइंडसेट कैसा था? आप प्रेशराइज़्ड थे या कॉन्फिडेंट थे? सर बिट ऑफ प्रेशराइज़ था, और बिल्कुल। बिट ऑफ कॉन्फिडेंट भी था सर, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, और एनटीए सेंटर मेरा पड़ा था। एंड वहाँ जब इतनी भीड़ मैंने आस-पास पे देखी, और सब थोड़ा-सा उस समय नर्वसनेस लगा, और बस मैं यही प्रे कर रहा था कि जो मैं क्वेश्चन्स मेरे समझ में आ रखे हैं और जितना मेरे से हो पाए, मैं सिर्फ़ उतना ही अटेम्प्ट करूँ। मैं सब एक बहुत क्लियर माइंडसेट से क्या था कि मुझे ओवर अटेम्प्ट एक भी नहीं करना है। मुझे ये क्लियर था कि मुझे इसमें में से इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने में से इतने क्वेश्चन करने हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लेकर गया था कि मुझे अराउंड 150 मार्क्स चाहिए और अराउंड 160 प्लस मार्क्स चाहिए। नहीं, मुझे इतने कभी नहीं चाहिए थे, एंड उसी के माइंडसेट से गया मैं सर।
ओके, और ये कुछ चीज़ें सोची थी कि पार्ट सी पहले अटेम्प्ट करेंगे, बी पहला अटेम्प्ट करेंगे वगैरह वगैरह, या ऐसा कुछ था नहीं? सर ऐसा सर ऐसा मैं कहूँगा, जब मैंने मेजर टेस्ट देने शुरू करे तो सर उसमें मेरे को बहुत टाइम प्रॉब्लम होने लगी। तो सर इसीलिए हम लोग टेस्ट देते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि हर स्टूडेंट को देना चाहिए, बहुत नेसेसरी है। जिसमें जो आईएफएससी ने बहुत अच्छी हेल्प करी कि उस समय उन्होंने टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, जो बिल्कुल। टेस्ट सीरीज़ थी। तो सर उससे क्या हुआ, उससे हमें ये पर्टिकुलर पता लगता था कि हम लोग जब टेस्ट देते थे तो हमारा कितना टाइम किस पार्ट को लेकर कर रहा था। और सर थैंकफुल, क्योंकि मैंने उस टाइम पर अपने पेपर में सेक्शन सी करा, और मेरे इस पेपर में क्वालीफाई करने की मेन वजह भी सेक्शन सी थे, बिकॉज़ मेरे 22 में से अराउंड 20 क्वेश्चन सेक्शन सी के सही हुए। एंड दैट्स द मेजर रीज़न कि मेरा ये पेपर क्लियर अप हो पाया, बिकॉज़ सेक्शन ए तक पहुँचते-पहुँचते मेरे पास टाइम बहुत कम बच गया था। ओके ओके, और एग्ज़ाम देने के बाद क्या व्यू था आपका पहला? कि कैसा लगा था आपको? लास्ट पहले वाले पेपर से सेम लगा था या थोड़ा डिफ़िकल्ट, टफ? व्हाट वाज़ योर व्यू? सर एक्चुअली जब मैंने ट्रेंड को एनालाइज़ करा सर, आप देखेंगे कि 2021 का जो ट्रेंड है, उससे पहले के जो ट्रेंड्स थे वो ईज़ी पैटर्न में थे। लेकिन 2021 के जो आज के पैटर्न है, वो कुछ ना कुछ हर बार ऐसा कुछ करते हैं जो डिफरेंट होता है। और उस बिल्कुल। डिफरेंट वाली जो पार्ट है, अगर उसको किसी ने क्लिक आउट कर दिया तो मेरे ख्याल से उसी का क्लियर आउट होता है। तो सर मैंने जब देखा और मैंने जब एनालाइज़ किया इस पेपर को, तो पिछले वाले पेपर से मुझे थोड़ा-सा बिट ईज़ियर लगा। बट सर मैं ऐसा नहीं कह सकता था कि क्या कहते हैं, जो मेरा पिछले वाला पेपर देखा था मैंने कि उसके बिल्कुल मतलब लेवल का होगा या फिर ऐसा होगा। बिकॉज़ सर मैंने जब अपने साथ वाले फ्रेंड से पूछा और मैंने बाकी लोगों से पूछा, तो सर ऐसा नहीं था, मैंने भी इवन बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करी थी। तो इस पेपर में मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन्स हमें लगे थे कि ईज़ी हैं, बट वो सिली मिस्टेक्स जो थी वो नेगेटिव जा रही थी चीज़ें। ओके ओके, और पूरी इस जर्नी में आपको आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। मेरे मदर, फादर, मैं अपने वहाँ से बहुत दूर था, बिकॉज़ मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं दिल्ली था। पर एक कांस्टेंट सपोर्ट मेरे फ़ोन से मैं सुबह और शाम को मम्मी-पापा बात करते थे। कितने बार ऐसा होता था कि मैं पर्सनली बात नहीं कर पाता था, बट वो फिर भी रेडी रहते थे। एंड इवन मुझे याद है कि जिस दिन मेरा पेपर था, उस दिन भी बिकॉज़ मॉर्निंग शिफ्ट पे पेपर था और हमें बहुत दूर जाना था, तो हम 6-7 बजे उठ गए थे, और मेरे मम्मी-पापा, बिकॉज़ मेरा पेपर है, वो मेरे से अर्ली उठकर बैठ गए थे और उन्होंने कहा बिल्कुल। था कि आपका पेपर है एंड यू हैव टू क्रैक इट करके। सही है, सही है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा मोहित, कि मान लो एक कोई नया सीएसआर एस्पिरेंट है, वो आपके पास आता है और कहता है कि मोहित मुझे थोड़े से सजेशंस दीजिए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ कि सीएसआर में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो आपका क्या रहेगा सजेशन? ओके, सो सर बेसिकली मेरा फंडा ऐसा है, जो मेरा मानना है, जो मेरे को लगा, वो ये है सर कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने उसमें ये नहीं सोचना होता है कि मैं इस चीज़ को छोड़ूँ या इस चीज़ को हेल्पफुल रखूँ या इस चीज़ को करूँ। हमें जो पढ़ाया जा रहा है, जो हमें नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हमें उसके साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम लोग एट द लास्ट फेज़ पहुँचते हैं, जिसमें हमारे सिर्फ 2 महीने बचे होते हैं, उस समय हमें डिसाइड करना होता है कि किन टॉपिक्स पे मेरी कमांड है और किन टॉपिक्स को मेरे को लीव आउट करना है। बिल्कुल। तो सर जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में हमें बस यही रखना है कि बी ऑप्टिमिस्टिक। आप मुझे देख सकते हो, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मुझसे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह बिल्कुल फ़ील मत करना कि पहले अटेम्प्ट में आप सोचें कि एलएस हो पाएगा, नहीं, आप लोगों का ज़रूर जेआरएफ हो पाएगा, और आप लोग उसी माइंडसेट से आगे बढ़ना, बिकॉज़ माइंडसेट ही हमारा ऐसा होता है कि जो हमें हर चीज़ पे आगे लेकर जाता है। अगर वो पॉज़िटिव है, देन यू वुड ऑलवेज़ पॉज़िटिव। ओके ओके, चलो थैंक यू मोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके टाइम के लिए थैंक यू। ठीक है, तो एक लास्ट पूछूं कि इसके बाद आपका प्लान क्या है? पीएचडी करने का प्लान है? यस सर, सर पीएचडी करने का प्लान है, और मैं पीएचडी में एनरोल होना चाहता हूँ और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से रिसर्च करना चाहता हूँ, बिकॉज़ रिसर्च आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, जब मेरे को रिसर्च इंटरेस्ट है, तो चीज़ों के ऊपर बहुत ऐसी रिसर्च हो रही है जिससे कि हम लोग ह्यूमन काइंड के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बेटर फ्यूचर बना सकते हैं सर। तो मेरा मन है बिल्कुल। कि मैं उस पे ही आगे काम करूँ और पीएचडी बिल्कुल, कंप्लीट ये तो करूँ। कोई ऐसी ड्रीम इंस्टीट्यूट जहाँ से करना चाहोगे पीएचडी? सर मैं अभी ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता ड्रीम इंस्टीट्यूट, बिकॉज़ अभी क्योंकि जब से मेरा क्लियर हुआ है, मुझे ऑलरेडी मेल्स आ रहे हैं, और मैं रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ उन मेल्स पे, तो ऐसा तो अभी है नहीं, बट सर आई एम टारगेटिंग इफ आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, आईआईटी बैंगलोर एंड आईआईटी गांधीनगर, दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट मुझे ये बेसिकली बहुत पसंद है। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच मोहित वंस अगेन। जो भी आपकी इच्छा है, आशा है, वो ज़रूर पूरी होगी, और पूरी आईएफएस की टीम जो है आपके साथ हमेशा रहेगी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक्स सो फॉर मच सर। ज्वाइनिंग।